स्वागत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से हम लोग देखेंगे जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज आपका अर्थव्यवस्था के रिलेटिव जीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। जितने भी इकोनॉमिक के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम लोग पार्ट बाय पार्ट यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में यदि आप जुटे हुए हैं और आपको आर्थिक जो मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन को जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है वो कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति या सबसे ज़्यादा अमीर कहा जा सकता है या सबसे ज़्यादा धनवान कहा जा सकता है जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है जो कि सबसे ज़्यादा अमीर राज्य कहा जा सकता है भारत का। ठीक है, तो भारत का सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है तमिलनाडु। ठीक है, तीसरे पे जो आता है वो गुजरात, चौथे पे जो आता है वो कर्नाटक और पांचवे पे जो आता है वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहले पे पूछा जाएगा या सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य पूछा जाएगा तो वो आपका महाराष्ट्र होता है। अगर सेकंड नंबर वाला पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पे धनी में या संपत्ति में कौन सा राज्य है तो वो आपका होता है तमिलनाडु। तीसरे पे अगर पूछा जाए तो गुजरात, चौथे पे पूछा जाए तो कर्नाटक और पांचवे पे पूछ लिया जाता है कि पांचवा सबसे ज़्यादा अमीर राज्य कौन सा है भारत का, तो वो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो ये था कि भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे है अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? भारत का कितना प्रतिशत आबादी, ठीक है, कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? तो वो होता है लगभग 59%। कितना? 59। ये लगभग मैं बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 58.9 होता है। ये आप लोग ध्यान दे देंगे 58.9%। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 58.9%। ठीक है, तो ये है आपका जो 58.9% जो आबादी है भारत का, ठीक है, वो कृषि पर डिपेंड करता है। 58.9% आबादी कृषि पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, ये है क्वेश्चन तीसरा, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। तो जीडीपी के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो भारत, ठीक है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी देश बन चुका है। और ये जीडीपी किसका बात हो रही है? तो ये जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बात हो रही है। ठीक है, जीडीपी भी कई सारे प्रकार के हैं, तो ये नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की, तो वो 5वें स्थान पे है। अब यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म अगर देखें तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये इसके बारे में हम लोग डिटेल से किसी दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर इसमें हम लोग जीडीपी के बारे में बात करने लगे तो शायद बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जीडीपी के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में एक उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा जीडीपी का, उस पर हम लोग देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं, जो भी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखें तो जीडीपी के आधार पे जो भारत का स्थान है वो आज 5वां स्थान है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग टिक लगा लेंगे 5वें पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पीपीपी यानी ट्रिपल पी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो परचेसिंग, ठीक है, पावर परिटरी। ठीक है, परचेसिंग पावर परिटरी। अब ये क्या होता है के आधार पे भारत का स्थान, यानी पीपीपी परचेसिंग पावर परिटरी के आधार पर भारत का स्थान।
तो परचेसिंग पावर पेरिटरी के आधार पर जो भारत का स्थान है वो तीसरा है, तीसरा। ठीक है, अब ये पीपीपी जो है ना यहाँ पे, ये भी एक जीडीपी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये भी जीडीपी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जीडीपी का ये पार्ट है एक, जैसे वहाँ पे हमने बताया आपको, और नॉमिनल जीडीपी, इसी प्रकार ये पीपीपी जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी जीडीपी का ही प्रकार है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाएगा तो भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। ठीक है, तीसरा स्थान है, पीपीपी के आधार पे जो भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग वहाँ पे जीडीपी के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे, पीपीपी। ठीक है, अगला प्रश्न, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पे सबसे पहला देश कौन सा है? अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, यानी जीडीपी पर कैपिटा का जो मतलब होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। अब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से या दर से या औसत से कौन सा देश सबसे नंबर 1 पे आता है? तो नंबर 1 पे जो देश आता है वो आता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर जो सबसे पहले स्थान पे जो देश आता है वो होता है अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न, तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किस राज्य में है? एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो किस राज्य में है? तो वो होता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास 4 देशों के नाम है, अमेरिका, भारत, चीन, रूस। अब ये बताना है ना कि किस देश में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। बाकी इन तीनों के तीनों देशों में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल भारत देश में पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब मेन टॉपिक यहाँ पे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उसको कहते हैं, या मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करें किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए या उसको तरक्की कराने के लिए जब आपका प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आया बात समझ में? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, यानी आपका जो सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र क्या होते हैं उसको हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो अंग्रेजी मीनिंग होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर, नाम तो सुना ही होगा। अब यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होता है उसका मालिक सरकार होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होता है उसका मालिक सरकार होता है और सरकार ही उसका प्रबंधन करती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, संचार हो गए, बिजली हो गए, ये सब क्या है, सब ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं सब आपके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम बता दें निजी क्षेत्र क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है, ठीक है, जो
सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यह जो होता है ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती बल्कि व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा नियंत्रित होती है, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। इसको एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाए या प्राइवेट का मतलब किसी एक व्यक्ति, एक निजी व्यक्ति का होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारी कंपनियां आपने नाम सुना होगा, टाटा स्टील कंपनी और बिरला सीमेंट कंपनी, ठीक है। ये सब के सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आया बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो होता है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आर्थिक क्रियाओं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो आर्थिक क्रिया चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए आर्थिक क्रिया होता है आपका मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, सीमित संसाधनों का प्रयोग करना। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया ये होता है ना कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं, जैसे मानवों को कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, उसको संतुष्ट करने के लिए जो सीमित संसाधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है आर्थिक क्रिया। जो भी संसाधन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमको जिस चीज़ का आवश्यकता होगा, हम जैसे हमको भाई बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, हर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम जिस चीज़ों का प्रयोग करेंगे वो सब आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आया बात समझ में? हमको जिस चीज़ का आवश्यकता होगी, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस चीज़ों का प्रयोग करते हैं वही सब के सब आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। अब जीविकोपार्जन क्या होता है? ये भी सेम वही चीज़ होता है। जीविकोपार्जन, देखिए जीविकोपार्जन वह कार्य या व्यवसाय होता है, ठीक है, जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य के लिए किया जाए। भाई वही चीज़ होता है। जीविकोपार्जन का मतलब ये होता है ना कि जीवन निर्वाह के लिए जो भी प्रयोग किया जाता है वही जीविकोपार्जन कहलाता है। तो यही चीज़ तो आर्थिक क्रियाओं में भी था, मतलब ये दोनों समान हैं। तो समान है तो इसका जो तात्पर्य है वो इससे है, ठीक है, जीविकोपार्जन से। जीविकोपार्जन क्या होता है? जीविकोपार्जन का जो कार्य होता है या जीविकोपार्जन हम उसे कहते हैं जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य के लिए किया जाए। मतलब जीवन निर्वाह, जीवन काटने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे वो जीविकोपार्जन कहलाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, उसके बाद लिखा नहीं है मतलब, तो हम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन। तो ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य रहती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन सामान्य रहती है, फिर दूसरा तीव्र हो जाती है, तीसरा मंद हो जाती है, चौथा कुछ भी नहीं होता। तो जो आपका आर्थिक विकास होगा वो मंद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि से जो आर्थिक विकास की गति होती है वो सीधा का सीधा यहाँ पे आप लोग हो जाएगा, मंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं या कौन कौन हैं, ठीक है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है आर्थिक कल्याण का आधार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही है। क्यों है इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए आर्थिक विकास की जो व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, आर्थिक विकास की जो व्याख्या है ना उसके जो विभिन्न आधार हैं वो ये तीनों के तीनों नहीं है। वो होता है ना प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि, ये होता अगर तो ये सही हो जाता, प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि, ये उसके विकास की जो आर्थिक विकास की व्याख्या है।
क्या प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि, या फिर आपका होता उत्पादकता में ऊंची वृद्धि दर, ये भी होता तब भी सही हो जाता, बट ये दोनों नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका है इनमें से कोई नहीं सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है वो है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक में अगर भारत का स्थान देखा जाए तो 191 देशों में भारत जो है वो 191 देशों में भारत जो है वो 132वें स्थान पे है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया था, तो यहाँ पे हमने ब्लैक करके 132 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो भारत 191 देशों में 132वें स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो 132 वाला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो वो थे महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो वो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र का उपाधि दिया गया है, कृषि क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ना जो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाने की जो क्रिया होती है वो दोनों ही होती है, आर्थिक और अनार्थिक दोनों। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थिक और अनार्थिक दोनों होता है, तो ये दोनों आपका सी पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। ठीक है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद शिक्षा, सूचना, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। तो वो आपका है कंप्यूटर। इससे आपको सूचना भी मिलता है बड़ा बढ़िया से, शिक्षा भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था 1969 में, 1969 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था होता है या कौन है। ठीक है, तो वो होता है विश्व बैंक। कौन सा बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1950 में। ठीक है, 1950 में, 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लीची का जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। ठीक है, सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, तो वो है आपका
सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो वो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सहज, फिर है वैज्ञानिक, फिर है व्यवहारिक, ठीक है, और फिर है उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त तीनों। जो उत्पादन एवं आय गणना होती है ना, आय गणना विधि, वो आर्थिक दृष्टिकोण से ये तीनों होता है, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी नहीं डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? तो वो सोने चांदी से संबंधित है। किससे? सोना चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोना चांदी, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट ए का। अभी ऐसे और भी पार्ट आएंगे जिससे हम इकोनॉमिक्स की जीको कोर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।